हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सो आई एम नंदिनी मैम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं कीमोथेरेपी फार्माकोलॉजी का, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके नॉलेज पर्पज से, आपके सिलेबस के बेसिस पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं कि कीमोथेरेपी क्या है। सो कीमोथेरेपी बेसिकली हमारा टू वर्ड से मिल के बना है। फर्स्ट है जिसका मीनिंग है कीमो, एंड थेरेपी मतलब आप समझते हैं कि वो पद्धति या वो सिस्टम जिसके द्वारा हम अपनी डिज़ीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए थेरेपीज़ जो हम लेते हैं, या वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिन्हें हम ड्रग को या फिर डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इस वर्ड के आगे जुड़ा हुआ है एक और वर्ड जिसका नाम है कीमो। कीमो मतलब होता है केमिकल्स, क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स जो कि हम देखते हैं वो हमारे थेरेपीज़ में डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ की थेरेपीज़ में हम यूज़ करते हैं और अपनी डिजीज़ को ट्रीटमेंट देते हैं, तो उससे हम बोल देते हैं कीमोथेरेपी। सिंपल सा मीनिंग है कि कीमो मतलब केमिकल, एंड थेरेपी मीन्स वो पद्धति या उस तरीके से जो कि केमिकल के तरीके से डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ में ली जा रही हैं। अब यूज़ ऑफ द drug chemical entity substance derived from the microorganism which is selectively toxic against the infection, viruses, bacteria, protozoa, fungi, helmintics is called the chemotherapy। अब जो भी हम अपनी ड्रग ले रहे हैं कीमोथेरेपी के थ्रू, जिसमें हमारे वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स जो है वो इंड्यूस्ड है, वो सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड किए गए हैं, और वो बेसिकली टॉक्सिक इफेक्ट देते हैं। कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट यदि हमें हुआ है तो, क्योंकि स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो भी हमारी डिजीज़ है वो कोई भी हो, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसेप्टार जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज़ को कॉज करने में। अब वो किसी भी तरीके का बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजुआ हो सकता है, हेलमेंटिक्स हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ को कॉज करता है। तो अब हम जो अपनी कीमोथेरेपी लेते हैं, ये कीमोथेरेपी उसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें ही डिस्ट्रॉय कर देता है या ख़त्म कर देता है, या उन पर टॉक्सिक इफेक्ट दे करके हमारे डिजीज़ के ट्रीटमेंट में काम में आता है। सो अब हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब होता है, एंटीबायोटिक्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस करते हैं एंड सेलेक्टिवली सप्रेस द ग्रोथ ऑफ किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ वेरी लो कंसनट्रेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही। मतलब एंटीबायोटिक्स को हम ऑब्टेन करते हैं कहीं ना कहीं अपने माइक्रोब्स से ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही। और वो क्या करते हैं कि जो हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही होती है, तो बहुत ही लो कंसंट्रेशन पे जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है, या तो वो उसे सप्रेस कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, या फिर डायरेक्टली जो है हमारा माइक्रोब्स जो कि डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट है उसे ये कम्प्लीटली किल कर देंगे, मार के ख़त्म कर देते हैं। ये बेसिकली वर्क होता है हमारा एंटीबायोटिक्स जो कि हम अपनी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में लेते हैं। अब सेकंड हमारा आ गया एंटी माइक्रोबियल्स कीमोथेरापेटिक एजेंट प्लस हमारे एंटीबायोटिक्स जो कि हम एंटी माइक्रोबियल्स के एज अ यूज़ करते हैं। तो एनी सब्सटेंस ऑफ अ नेचुरल एंड सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक ऑरिजिन विच इज़ अ लो कंसंट्रेशन किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज लिटिल और द होस्ट डैमेज। अब क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस चाहे वो नेचुरली हो, सेमी सिंथेटिक हो, उसका ओरिजिन कैसे भी हुआ, हमने वो नेचुरल फॉर्म में हमें मिला हो, हमने उसे लैब में बनाया हो, मगर क्या है कि अगर उस सब्सटेंस की थोड़ी सी भी डोज हमारे माइक्रोब्स को किल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है, और वो क्या करे कि होस्ट सेल पे अपना इफ़ेक्ट ना शो करे, तो उसे हम बोल देते हैं एंटी माइक्रोबियल्स एजेंट, या कॉजेज द लिटिल और अ नो, मतलब कि अगर होस्ट सेल को डैमेज भी करे तो अपना बहुत ही कम से कम जो है वो साइड इफ़ेक्ट दे, अपना एडवर्स इफेक्ट शो करे। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि कीमोथेरेपी हमारी कब डेवलप हुई, कब क्या हुआ, तो थोड़ी सी अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो बिफोर द इर्लिच द पीरियड, मतलब 1900 से पूर्व अगर हम बात करें तो चल मोगरा ऑयल जो है वो अपनी लेप्रेसी की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता था। एंड सिंकोना बार्क जो कि हमने कोकनोसी में पढ़ी हुई है, उससे हम फीवर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते थे। एंड मोल्डी कड को चाइनीज़ एंड बॉयज़ के लिए, मरकरी एंड पेरक्लोस को सिफिलिस के लिए यूज़ करते थे।
ऑर्गेनोमेटालिक डाई ट्रीटमेंट फॉर द एक्ने। ये जो ऑर्गेनोमेटालिक डाइज होती थी मतलब 1900 से 1930 के बीच में, उसको हम अपनी एक्ने वगैरह के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में लाते थे। एंड डिस्कवरी ऑफ द सल्फोनामाइड्स, और इसके बाद जो हुआ 1930 के बाद से अब तक का जो है हमारी फिर डिस्कवरी हुई सल्फोनामाइड ड्रग की, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इफ़ेक्टिव ड्रग है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसे हम एज एंटीबायोटिक्स लेते भी। अब अगर हम अपनी डिज़ीज़ जो भी हमें है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए अगर हम अपने एंटी माइक्रोबियल थेरेपीज़ अगर हम ले रहे हैं, ऐसी ड्रग्स जो कि अपना एक्शन एंटी माइक्रोबियल्स की तरीके देती हैं, तो अब उनका एक्शन हमारी बॉडी में क्या है, मतलब उसका प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे वर्क करती हैं। तो मेनली इसका प्रिंसिपल होता है एडिक्वेट डोज इज मे बी डेवलप द रेसिस्टेंट एंड इंटरमीडिएट डोज में नॉट क्योर द इन्फेक्शन, ऑप्टिमम डोज शुड बी यूज फॉर द थेरेपी। तो अगर हम इस अपनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग को एडमिनिस्ट्रेड कर रहे हैं फ्रिक्वेंट एंड ड्यूरेशन में, इसका जो भी अगर हमें एक्शन चाहिए, तो जो इसकी एडिक्वेट डोज है वो हमारी बॉडी में कुछ टाइम तक तो अपना इफेक्ट अच्छे से देती है, मतलब एक टाइम के बाद वो बॉडी में रजिस्टिविटी डेवलप कर देती है कि उसी डोज पे उसी पर्सन को वो दवा उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रह जाती है। इंटरमीडिएट जो अगर हम उसकी डोज़ लेते रहे हैं तो वो हमें इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में उतनी यूज़फुल नहीं होती है, क्यूरेबल नहीं होती। मगर जब अगर हम उसी ड्रग की एक ऑप्टिमम डोज़ लेते हैं, ऑप्टिमम डोज़ लेने के बाद उस थेरेपी के थ्रू हम अपनी डिज़ीज़ को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हम कंटिन्यूशन पे कोई थेरेपी ले रहे हैं तो एक्यूट इन्फेक्शन इज़ ट्रीटेड टू 5 to 10 डेज़। अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन अगर हुआ है हमें, तो अगर हम 10-5 दिनों के लिए कंटिन्यूशन पे दवा लें तो उस इन्फेक्शन से हमें रिलीफ मिल सकता है, आराम पहुंच सकता है। बट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्सेप्शन, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि एग्जांपल हमारा टाइफाइड फीवर है, ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर इनफेक्टिव इंडोकार्डाइटिस है, आफ्टर द क्लिनिकल क्योर एंड थेरेपी इज़ कंटिन्यू टू अवॉइड एंड रिप्लेस। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारा क्लिनिकल क्योर है उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और थेरेपी को कंटिन्यू लेने से अवॉइड करके इसे रिप्लेस कर देना चाहिए। टेस्ट फॉर अ क्योर, अब हमें किसी डिज़ीज़ को क्योर करना है तो उसके लिए हम देखते हैं आफ्टर द सेल थेरेपी, मतलब कि जब भी कोई डिज़ीज़ अगर हमें हुई है तो उस जब वो डिज़ीज़ ट्रीट हो गई हमारी, ख़त्म हो गई, उससे हमें आराम मिल गया, तो फिर आफ्टर थेरेपी के बाद कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि हम अपनी ड्रग्स को यूज़ कर रहे थे और उसका वो साइड इफ़ेक्ट या अपना टॉक्सिक इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं एलोपैथी मेडिसिन अपना शो कर देती है। प्रोफाइलैटिक कीमोथेरेपी टू अवॉइड द सर्जिकल एंड साइट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब अगर हमें प्रोफाइलैटिक अपनी कीमोथेरेपी लेनी है तो अवॉइड करना चाहिए, जो कि हमें सर्जरी के टाइम पे, मतलब अगर कोई सर्जिकल चीज़ें हैं तो, एंड साइट ऑफ इन्फेक्शन के लिए हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सो अगर अब हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल, कि जो भी हम अपनी एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग ले रहे हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे, उन्हें किस हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग हम कई तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इस बिहाफ पे, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है कि अगेंस्ट विच इज़ द प्राइमरी एक्टिव है या नहीं है, उसकी स्पेक्ट्रम एक्टिविटी क्या है, टाइप ऑफ एक्शन क्या है, वो बैक्टीरियोस्टैटिक है या फिर बैक्टीरियोसाइडल है, एट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स का क्या है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पे हम अपनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं। सो वन बाय वन हम जानते हैं कि क्या होता है केमिकल मैकेनिकल्स, उनके स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम अपनी केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं, तो देखिए सल्फोनामाइड्स एंड इट्स रिलेटेड ड्रग, अगर है उसमें कोई भी सल्फोनामाइड है और उससे रिलेटेड ड्रग है तो उसमें हमारी कौन कौन सी दवाइयाँ आ जाती हैं, डेप्सोन, सल्फाडायाजीन, पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड। अब हमारी डाई अमाइनो पायरीमिडीन्स में हमारी टाइमेथॉर्मिन एंड
पायरेमेथामीन, क्विनोनोल्स में नैलेडिक्सिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सेसिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन। टेट्रासाइक्लिन ड्रग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग जो है वो आती है। एंड हाँ, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो क्लोरमफेनिकॉल एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, नियोमाइसिन एंड मैक्रोलाइड्स। एंटीबायोटिक्स में हमारे इरेथ्रोमाइसिन एंड क्लेंटोथ्रोमाइसिन, एजीथ्रोमाइसिन। दीज आर ड्रग आर यूज इन अ केमिकल स्ट्रक्चर बेसिस पे। ये हमारी हो गई एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। और भी कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिन्हें हम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स हैं जिन्हें हमने क्लासीफाई किया है उनके केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। तो हमारी इसमें लिग्नोसामाइड एंटीबायोटिक्स आ रहे हैं जिसमें हमारी क्लिंडामाइसिन ड्रग जो है वो यूज़ करें। एंड ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में वैनकोमाइसिन, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में पॉलीमॉक्सिन बी एंड बेसिट्रेसिन एंड टायरोथ्रेसिन, ये हमारी ड्रग आ रही है। अब हमारे नाइट्रोफ्यूरेन डेरिवेटिव में नाइट्रोफ्यूरेशन, ये हम ड्रग यूज़ करें। एंड नाइट्रोइमिडाजोल में ट्राइमॉक्साजोल एंड टिनिडाजोल ड्रग जो है वो यूज़ की जा रही है। अब हम देखते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक्स में एम्फोटेरिसिलिन बी एंड नाइस्टीन एंड हाइमेसिन ड्रग यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं जो हमारे पॉलिन्स के डेरिवेटिव्स एंटीबायोटिक्स हो गए वो हो गए। अब हम एजोल डेरिवेटिव अगर हम यूज़ कर रहे हैं, एजोल डेरिवेटिव से हमारे माइकोनाजोल, क्लोट्राइमाजोल, कीटोक्लोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल, दीज आर अ ड्रग यूज एज अ एजोल डेरिवेटिव। अब ये तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। कई सारे ऐसे ड्रग्स थे जिन्हें हम उनके केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से विभाग से क्लासीफाई कर सकते थे, मगर अब इसके अलावा भी कुछ अदर ड्रग्स भी हैं जो कि हम उनको एज अ एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रीटमेंट के लिए। अदर ड्रग उसमें कुछ शामिल हैं जैसे कि हमारी रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटॉल एंड ग्लिसोफ्यूलिन। ये भी ड्रग्स जो है हमारी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। अब जो भी हमारी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स हैं या कोई भी एंटीबायोटिक्स है वो हमारी बॉडी में अगर जाती है तो अपना एक्शन कैसे शो करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें जानने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होगा कि जो भी हमारी नॉर्मल सेल होती है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, उसकी जो सेल होती है तो देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, सो अभी स्ट्रक्चर में हम चीज़ें देख सकते हैं कि ये हमारे दिख रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारी इनर लेयर है जिसे हमने सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। फिर हम देख रहे हैं कि उसमें कई सारे अंदर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम डीएनए गाइरेज बोलते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, एमआरएनए कोड है, सेल वॉल की सिंथेसिस है। तो ऐसे बहुत सारे ये सब हमने जो अभी देखे कि जो हमारा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो हमारा बैक्टीरिया होता है तो हमारी आउटर लेयर है, इनर लेयर है, उसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी हो रहा है, सेल वॉल सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड डीएनए गाइरेज, ये सब सारी चीज़ें जो हैं सो इस पर हो रही हैं। सो अब हम दूसरा देखते हैं कि क्या है कि अब हम अगर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखा था तो ये हमने देखा कि जो हमारी नॉर्मल सेल है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। लेकिन अब जब हम अपनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग का यूज़ करेंगे तो वो हमारी इसी सेल में जाकर, ये जो हमारी बैक्टीरिया की सेल थी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल थी, इसी में जा कर के वो अपना इफ़ेक्ट कैसे कैसे देगी। यानी कि जो हमने सेल मेम्ब्रेन देखी थी वहाँ पे वो लीकेज कॉज कर देगी। अगर लीकेज होने लगेगा तो धीरे धीरे सेल का लिसिस हो जाएगी, उसका फ्लूइड बाहर आ जाएगा, डीएनए और इसका रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, कोई भी जीन का चेंजेस नहीं हो पाएगा, तो हमारी सेल ग्रोथ जो है वो नहीं आगे कर पाएगी और हमें डिजीज़ से आराम मिल जाएगी। या तो फिर इनहिबिशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म, जो भी हमारी इन्फेक्टेड सेल थी और मतलब कि जो भी हमारी बैक्टीरियल सेल थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल थी, वो अगर मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दे, जब अगर हम सेल के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देंगे तो फर्दर वो आगे रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगी। अब जब वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी तो वो वहीं पे धीरे धीरे मर जाएगी और जो हमारी डिजीज़ है वो ट्रीटमेंट उसका हो जाएगा।
इसके बाद इनहिबिट ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस। अगर जो हमारी जो मतलब हमारी सेल है उसके अंदर के जो डीएनएज हैं वो फर्दर रेप्लिकेट करके कई सारी नई सेल बनाते हैं, ताकि जो उनके सिम्टम्स हैं दूसरी उनकी डॉटर सेल में चले जाते हैं। तो अगर हम देख लें कि जो हमारी बैक्टीरियल सेल है, अगर हम उसकी सिंथेसिस को बनने से रोक दें, अपनी ऐसी माइक्रोबियल ड्रग्स दें, एंटी माइक्रोबियल ड्रग, कि वो सेल की सिंथेसिस को ही ना बनने दें, तो भी हम अपनी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड मिस रीडिंग ऑफ द एमआरएनए कोड। अगर एमआरएनए कोड की डिवाइडेशन हो रहा है तो उसमें हम मिस रीडिंग कर दें तब भी पॉसिबल है। एंड इनहिबिट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि जब डीएनए ट्रांसफ़र होता है और हमारे डीएनए का मतलब कि जब हमारी सेल का रेप्लिकेशन होता है, एक सेल से दो सेल, दो से चार, या फर्दर उनका जो भी डिवाइडेशन का प्रोसेस होता है वो बनती हैं, तभी कहीं जाके वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन ऐसा कोई भी मीडियम हम दे करके जिससे कि सेल वॉल की जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसको भी रोक दे, तब भी जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने से भी हमारी डिजीज़ जो है वो कॉज हो जाएगी। एंड फिर इनहिबिट ऑफ द डीएनए गायरेज, इसी तरीके से डीएनए गायरेज को भी कर सकते हैं। एंड इनहिबिट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को भी बनने से रोका जा सकता है। और उसकी ये सारी ड्रग्स जो है वो अलग अलग हमारी लिखी हुई है कि अगर हमें मेटाबॉलिज्म को इनहिबिशन करना है किसी भी सेल वॉल में, तो हम सल्फोन एंड सल्फोनामाइड्स, सल्फोन्स और उसकी डेरिवेटिव्स की ड्रग को यूज़ करके उसकी सेल की मेटाबॉलिज्म को रोक सकते हैं। इनहिबिशन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस, अगर हमें बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल की सिंथेसिस से प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो हम अपनी बीटा लैक्टम जैसे सिफोलेस्पोरिन एंड वैनकोमाइसिन ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। एंड मिस रीडिंग करने के लिए अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ले सकते हैं। इनहिबिट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस करनी है तो टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड्स एंड सिनेडामाइसिड, क्लोरोमफेनिकोल, दीज आर अ ड्रग यूज इन द इनहिबिशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल। अब उसी तरीके से हमारी सारी ड्रग्स है, जैसे रिफेम्पिसिन है, जो कि हमारे रिफेम्पिसिन ड्रग हम रिफेम्पिन यूज़ कर रहे हैं इनहिबिट ऑफ द सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए। सो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने अब आई होप आपको स्ट्रक्चर देख करके अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोई भी ड्रग जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी बैक्टीरियल सेल में किसी भी तरीके की उसकी सिंथेसिस को रोक करके, उसके मेटाबॉलिज्म को रोक करके, प्रोटीन सिंथेसिस हो, रेप्लिकेशन हो, अगर हम उसको रोक देंगे तो हमें डिजीज़ जो पॉजिटिव एजेंट है वो फर्दर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, और वो धीरे धीरे उसकी सेल में डेवलपमेंट जब नहीं होगी तो वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारी डिजीज़ जो है वो फुली ट्रीटेड हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। थैंक यू क्लास। आज हमने पढ़ा कीमोथेरेपी पार्ट 1।